माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स यानी जुलाई माह के करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जो लोग जनवरी से लेकर के जून माह तक के करंट अफेयर्स को नहीं देखे हैं तो चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जल्द ही हम लोग थ्योरी पार्ट को खत्म करने वाले हैं, फिर उसके बाद जो है आपको पेपर कटिंग पर आधारित एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न को करने वाले हैं। जैसे ही थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा हम लोग इसको जल्द 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे और उसके बाद जो है आपको एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न को करने वाले हैं। इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लिया जाए कि आज से नए कानून में दर्ज होंगे अपराध, यानी जल्द निपटेंगे केस। 3 नए आपराधिक कानून जो है 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। यहाँ देख सकते हैं कि अपराध नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह जो है वो 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं। 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानून में त्वरित न्याय जो है वह सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर के फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। यहाँ देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको हम लोग बारीकी से देखने का काम करेंगे ताकि यदि इससे प्रश्न पूछा जाता है तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में जो है वो 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। वहीं यहाँ देख सकते हैं कि शिकायत मिलने पर 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा के केस में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा और दुष्कर्म के मामले में 7 दिन के भीतर पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट थाने और कोर्ट भेजी जाएगी। वही अगला है कि आरोप पत्र दाखिल करने के लिए सबसे पहले की तरह 60 और 90 दिन का समय तो है, लेकिन 90 दिन के बाद जांच जारी रखने के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी और जांच को 180 दिन से ज्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता है, यानी 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। वही अगला है कि पुलिस के लिए टाइमलाइन तय करने के साथ ही अदालत के लिए भी समय सीमा तय की गई है, यानी मजिस्ट्रेट 14 दिन के भीतर केस का संज्ञान लेंगे। केस ज्यादा से ज्यादा 120 दिनों में ट्रायल पर आ जाए। वही प्ली बार्गेनिंग का भी समय तय है और प्ली बार्गेनिंग पर नया कानून कहता है कि अगर आरोप तय होने के 30 दिन के भीतर आरोपित गुनाह स्वीकार कर लेगा तो सजा कम होगी। वही क्या है नए कानून, इसको एक बार देख लीजिए कि पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, यानी पहली बार किस शब्द को परिभाषित किया गया है इसको भी ध्यान में रखिएगा। आतंकवाद शब्द को पहली बार परिभाषित किया गया है नए कानून में। राजद्रोह की जगह जो है अब देशद्रोह अपराध है। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर, यानी बहुत अच्छी बात है कि पीड़ित जो है वह कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं। वहीं एफआईआर केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो अनिवार्य। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प। 7 साल या इससे अधिक के अपराध जो है वह फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य होगा। छोटे मोटे अपराध में जल्द निपटाने के लिए समरी ट्रायल छोटी प्रक्रिया में निपटारा का प्रावधान है। पहली बार के अपराधी के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। भागोड़े अपराधी की संपत्ति होगी जब्त। वहीं देख सकते हैं
कौन सा कानून लेगा किसकी जगह, इसको एक बार देख लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा कि भारतीय दंड संहिता यानी जिसको आईपीसी कहा जाता था 1860 की जगह लागू हो रहा है 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता 2023। ध्यान में रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। वही दंड प्रक्रिया संहिता जिसको सीआरपीसी कहा जाता था 1973 की जगह लागू हो रहा है आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लागू हो रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। वही ट्रायल पूरा होने के बाद जो है अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। लिखित कारण दर्ज करने पर फैसले की अवधि जो है वो 45 दिन तक की हो सकती है। और नए कानून में दया याचिका के लिए भी समय सीमा तय है। सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के 30 दिन के भीतर दया याचिका दाखिल करनी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है नए कानून से संबंधित। आशा है कि आप लोग देख लिए होंगे। अब हम लोग अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अजय रहते हुए T20 विश्व चैंपियंस बनने वाला पहला देश बना भारत। तो यह खेल जगत से संबंधित न्यूज है, इसको एक बार देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर देगी भारत की AD-1। यानी डीआरडीओ ने ओडिशा में समुद्र तट से किया सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने बुधवार को ओडिशा में समुद्र तट से शक्तिशाली इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 का सफल परीक्षण कर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और अहम कदम आगे बढ़ाया। चांदीपुर में अब्दुल कलाम द्वीप स्थित लॉन्च पैड 3 से पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट के रूप में दागी गई। इसके 4 मिनट बाद ही भद्रक जिले के धामरा में स्थित परीक्षण केंद्र से इंसेप्टर मिसाइल AD-1 लॉन्च की गई, जिसने टारगेट बनी पृथ्वी 2 मिसाइल को सफलतापूर्वक मार गिराया। डीआरडीओ की अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत ने पूरी टीम को बधाई दी। ये भी ध्यान में रखिएगा कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर बी कामत है। वही एडी समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक DMD इंटरसेप्टर मिसाइल है। AD-1 क्या है? समुद्र आधारित इंडो एटमॉस्फेरिक DMD इंटरसेप्टर मिसाइल है जो दुश्मन की 5000 किलोमीटर रेंज वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत प्रणाली से लैस किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। कहां से इसका परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर समुद्र तट पर परीक्षण के दौरान उड़ान भरती पृथ्वी 2 और AD-1 मिसाइल। आगे देख लेते हैं। अमेरिका के साफेल ने जीता ब्रिटिश ओपन। यानी अमेरिकी गोल्फर जेंडर साफेल ने रविवार को अंतिम राउंड में 65 का शानदार कार्ड खेलते हुए इंग्लैंड के जस्टिन रोस और अमेरिका के बिली हार्सेल पर 2 शॉट की बढ़त के साथ 152वें ब्रिटिश ओपन का खिताब अपने नाम किया। मंगल की चट्टान में जो है वह तरल पदार्थ मिला है। यानी अब नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने लाल ग्रह पर तरल पदार्थ का पता लगाया है। यह चट्टान के बीच में मौजूद था। आगे देख लेते हैं कि दक्षिण कोरिया का पर्वत हाल्ला खतरे, यानी दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर स्थित माउंट हाल्ला को वहां खाए जाने वाले इंस्टेंट नूडल और पर्यटकों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से गंभीर क्षति पहुंच रहा है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर स्थित है माउंट हाल्ला पर्वत जो खतरे में है। जापान के फूजी पर्वत पर चढ़ाई का शुल्क बढ़ा। जापान के प्रसिद्ध पहाड़ माउंट फूजी पर इस साल के लिए चढ़ाई का मौसम सोमवार 1 जुलाई से शुरू हो गया है। सूर्योदय से जो है वो आपको 90 मिनट पहले नए शुल्क के साथ
पर्वतारोही को अनुमति दी जाएगी, यानी सूर्योदय से जो है वो 90 मिनट पहले जो नए शुल्क के साथ पर्वतारोहियों को अनुमति दी जाएगी। अगला है कि राज्य में आयरन गोली का खपत 300% बढ़ा। महिला एनीमिया खून की कमी के प्रति अधिक जागरूक हुई है। यही कारण है कि राज्य में आयरन की गोली की खपत जो है वो 300% की बढ़ोतरी हुई है। अगला है कि राजा होंगे जिम्बाब्वे के कप्तान, यानी अनुभवी बल्लेबाज सिकंदर राजा को विश्व चैंपियंस भारत के विरुद्ध 6 जुलाई से यहां शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए सोमवार को जिम्बाब्वे की युवा टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। अगला देख लेते हैं। आनंद ने जीता लियोन मास्टर्स। 5 बार के विश्व चैंपियंस विश्व आनंद लियोन मास्टर्स के फाइनल में स्पेन के जेमे सेंटोस लटासा को 3-1 से हरा करके यहां 10वीं बार चैंपियंस बने। आनंद ने 28 वर्ष पहले 1996 में यहां अपना पहला खिताब जीता था। इस प्रारूप में 4 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें आनंद और उसके हमवतन अर्जुन एरिगेसी के अलावा बुल्गारिया के वेसेलिन टोपालोव और लटासा शामिल थे। भारत को नहीं मिली मेजबानी। भारत के शतरंज स्टार डी गुगेस और चीन के डिग लिरेन के बीच 2024 विश्व चैंपियंस मुकाबले की मेजबानी सिंगापुर करेगा। गुगेस दिल्ली या चेन्नई में यह मुकाबला नहीं खेल सकेंगे क्योंकि भारत के दोनों शहर सिंगापुर से पिछड़ गए। यह मुकाबला 20 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच होगा। अगला है कि लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा ने उप सेना प्रमुख का प्रभार संभाला। अगला न्यूज देख लिया जाए, एक मिनट। दक्षिण अफ्रीका में होगा वर्ल्ड मास्टर लीग। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित किंग्समीड क्रिकेट स्टेडियम विश्व मास्टर लीग T20 के अगले सत्र की मेजबानी के लिए तैयार है। अगस्त 2024 के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली लीग में यह 6 गतिशील टीमें शामिल होंगे। इंद्रप्रस्थ वॉरियर्स, गल्फ सुपरस्टार्स, सिडनी स्पॉटर्स, कोलंबो टाइटंस, लाहौर लायंस और कैरेबियन पायरेट्स। वर्ल्ड मास्टर लीग T20 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और कई अन्य विकेट पावरहाउस के स्टार खिलाड़ी खेलेंगे। पूर्व दक्षिणी अफ्रीकी क्रिकेटर्स हर्षल गिब्स और वर्ल्ड मास्टर लीग T20 में खेलेंगे। अगला न्यूज देख लिया जाए कि डॉक्टर रजनीकांत को लंदन में मिला सम्मान। कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सम्मान 18 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में आयोजित समारोह में मिला। पटना से जुड़ी 2 सड़कें प्रधानमंत्री के मिशन 100 डेज में हुई शामिल। पटना से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को मिशन 100 डेज में शामिल कर लिया गया है। रामनगर कच्ची दरगाह सड़क बिहार की जो पहली सड़क प्रधानमंत्री के मिशन 100 डेज में शामिल की गई है वह है रामनगर कच्ची दरगाह सड़क। यह कन्हौली नौबतपुर से आ रहे पटना रिंग रोड का हिस्सा है और सासाराम ग्रीन फील्ड 4 लेन को भी प्रधानमंत्री के मिशन 100 डेज में शामिल कर लिया गया है। यह सड़क 120 किलोमीटर लंबी है। इसके अभी जमीन अधिग्रहण का काम बाकी है। अगला देख लेते हैं। आदित्य L1 ने L1 पॉइंट का पहला चक्कर पूरा किया। देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने L1 लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर पहला चक्कर यानी पहले हेलो कक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसरो ने सोमवार को बताया कि आदित्य L1 ने L1 पॉइंट के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 178 दिन लिए। और अगला न्यूज है कि बिहार जूनियर लगोरी टीम ने कांस्य पदक जीता। 8वीं राष्ट्रीय बालक एवं बालिका जूनियर लगोरी प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। यह प्रतियोगिता 28 जून से 30 जून को रत्नगिरी चिपलून महाराष्ट्र में हुई। उसमें बिहार की टीम ने कांस्य पदक जीता और आदित्य L1
पॉइंट का पहला चक्कर पूरा किया और एक चक्कर पूरा करने में 178 दिन लिए हैं। अगला न्यूज देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को नारायण साकार विश्व हरि भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 116 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 6 जुलाई से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला। 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 6 जुलाई से होगा। खिलौना एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नरेश कुमार गौतम ने बताया कि 15वें अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला में 300 से ज्यादा घरेलू कंपनियों और 100 से ज्यादा विदेशी खरीदारों के शामिल होने की उम्मीद है। अगला न्यूज है कि पटना विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जो है वह पटना विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए। अगला न्यूज देख लिया जाए। उनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्षों का होगा। न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी बने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जापान ने 3D तकनीक लैस नई करेंसी जारी की। यानी 2 दशक बाद बुधवार को जापान को आखिर नए बैंक नोट मिल गए हैं। सरकार ने इन्हें जारी किया है। इनकी खास बात यह है कि जालसाजी से निपटने के लिए इनमें 3D हेलोग्राम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नए नोट जारी किए। इसमें 10,000, 5,000 और 1,000 येन के नए नोट शामिल हैं। महत्वपूर्ण न्यूज है कि जापान ने 3D तकनीक से लैस नई करेंसी जारी की है। इसमें 10,000, 5,000 और 1,000 के येन जो है जापान की मुद्रा का है, येन है, नोट शामिल है। जालसाजी से निपटने के लिए जो है हेलोग्राम का प्रयोग किया गया है और 2019 में करेंसी का डिजाइन किया गया। चलिए अगला न्यूज देख लेते हैं। 3 वर्ष में 1% को भी नहीं मिला मनरेगा से 100 दिन का काम। बिहार में मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को लेकर के सरकार दावे तो तमाम कर रही है, लेकिन सच्चाई की कसौटी पर व्यवस्था फिसड्डी है। बीते 3 वर्षों में 1% परिवारों को भी 100 दिनों तक का काम नहीं मिला है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 0.69% परिवारों ने ही 100 दिन तक काम पूरा किया है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको एक बार देख लीजिए। चलिए अरवल, सारण, कटिहार एवं सहरसा में मात्र एक व्यक्ति को मिला 100 दिन का काम। अररिया में 15, बेगूसराय में 17। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको चलिए आगे हम लोग देख लिए हैं। अगला न्यूज देखते हैं। T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर बनने वाले पहले भारतीय हार्दिक पांड्या आईसीसी की T20 ऑलराउंडर्स रैंकिंग में 2 स्थान के लाभ के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं T20 में नंबर 1 एक ऑलराउंडर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। पांड्या ने फाइनल में 20 रन देकर के 3 विकेट प्राप्त किए। अगला है बंद होगा इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को। यानी एक समय ट्विटर अब एक्स को टक्कर देने वाला घरेलू इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद होने जा रहा है। इसके सह संस्थापकों ने कड़े फैसले के बारे में जानकारी देते हुए भावुक नोट लिख करके अलविदा कहा। लिंक्डइन पर एक पोस्ट में प्लेटफॉर्म के संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्णन और बैंक विदावटका ने ऐलान किया कि प्लेटफॉर्म जनता के लिए सेवाएं बंद कर देगा। यानी विदावटका ने ऐलान किया कि प्लेटफॉर्म जो है वह जनता के लिए सेवाएं बंद। कौन सा प्लेटफॉर्म बंद होने जा रहा है? तो कू, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देख लिया जाए। जल संसाधन बना जीएसटी का पूर्णतः अनुपालन करने वाला पहला विभाग। बिहार स्पेशल की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट। बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करते हुए 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विभाग बन गया है। और वही अगला है कि कनाडा को मिली पहली महिला सेना प्रमुख। कनाडा में पहली बार एक महिला को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल जेनी करिगन 18 जुलाई को बतौर आर्मी डिफेंस स्टाफ पदभार ग्रहण कर लेगी। इनका क्या नाम है? लेफ्टिनेंट
जनरल जैनी करिगगन। करिगगन जो है वो कनाडा की पहली सेना प्रमुख, महिला सेना प्रमुख है। टेस्ट क्रिकेट में एडरसन युग का अंत, यानी 21 वर्ष लंबे टेस्ट करियर की 128 मैचों में 1700 से ज्यादा विकेट चटकाकर इस प्रारूप के सबसे सफल तेज गेंदबाज जेम्स एडरसन ने शुक्रवार को अंततः अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। भारतीय मूल की 9 वर्षीय बोधना इंग्लैंड में चमकी। भारतीय मूल की 9 वर्षीय स्कूली छात्रा बोधना शिवनंदन इंग्लैंड के खेल इतिहास की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। मोदी पुतिन 22वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, यानी प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन 8 जुलाई को मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अगला है कि झारखंड में फिर हेमंत सोरेन बने मुख्यमंत्री, यानी झारखंड में जो है 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ लिया। और अगला न्यूज है कि धाविका दीपांशी निलंबित। नाडा ने हाल ही में राष्ट्रीय अंतरराज्यीय चैंपियंस में रजत पदक जीतने वाली भारत की शीर्ष महिला 400 मीटर धाविका दीपांशी डोप जांच में विफल होने के कारण निलंबित किया गया। बिहार के 2 सपूत पुलिस पदक और शौर्य चक्र से सम्मानित। बिहार के 2 सपूतों को सम्मानित किया गया है। सारण जिले के तरैया प्रखंड के नवरत्नपुर निवासी मुन्ना कुमार सिंह को पुलिस पदक और कुदरा के केवढ़ी निवासी भोर कुमार सिंह को जो है शौर्य प्रदान किया गया है। प्रभुनाथ सिंह और माता चिंतामणि देवी के पुत्र मुन्ना कुमार सिंह सीबीआई में डीएसपी के पद पर कार्यरत है। विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इन्हें सम्मानित किया। पूछा जा सकता है कि कानून मंत्री कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल है। वहीं यहाँ देख सकते हैं कि आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमन सिंह के परिजनों को कीर्ति चक्र दिया गया है। अगला न्यूज देख लेते हैं कि शीर्ष रेफरी उवेना ने संन्यास लिया, यानी फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2016 में सहायक रेफरी की भूमिका निभाने वाली भारत की उवेना फर्नांडिस ने शनिवार को संन्यास की घोषणा की। अगला न्यूज है कि स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के लिए मानक हुए अनिवार्य। सरकार ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम से बने रसोई के बर्तनों का राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने कहा कि ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम बर्तन के विनिर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडार या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर बीआईएस मानक चिन्ह ना हो। ब्रिटेन की संसद में 2 गुने हुए भारतीय सांसद, यानी ब्रिटेन की संसद में 2 गुने हुए भारतवंशी सांसद। चुनाव में 26 भारतवंशियों ने जीत का परचम लहराया। इससे पूर्व 2019 के आम चुनाव में 15 भारतवंशी जीते। लेबर पार्टी से जीतने वाले उम्मीदवार देख सकते हैं और कंजर्वेटिव पार्टी से जीतने वाले उम्मीदवार का नाम देख सकते हैं और अन्य पार्टी से जीतने वाले उम्मीदवार का नाम आप देख सकते हैं। वही ऋषि सुनक है, प्रीति पटेल है, सीमा मल्होत्रा है, प्रीति कौर गिल है। अगला न्यूज देख लेते हैं। लेबर पार्टी की ऐतिहासिक जीत, कियर स्टारमर बने ब्रिटेन के पीएम। गुरुवार को चुनाव में ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और इसी के साथ 14 वर्ष के बाद पार्टी की सत्ता में वापसी। और कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली और ब्रिटेन में बहुमत का आंकड़ा 326 है। लेबर पार्टी के नेता कियर स्टारमर ब्रिटेन के आधिकारिक प्रधानमंत्री बन गए हैं और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन के आम चुनाव में भारतीय मूल के 26 उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की। और इधर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। किसानों को 1% ब्याज पर ऋण देने का हुआ करार। किसानों को कम ब्याज पर कृषि ऋण देने के लिए शुक्रवार को कृषि विभाग नाबार्ड के अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 24-25 के समझौते ज्ञापन
पर जो है हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 3% ब्याज अनुदान के अतिरिक्त राज्य योजना मद से 1% ब्याज अनुदान दे है। इसके तहत बैंकों से 3 लाख रुपए तक फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड, अल्पावधि कृषि ऋण 1% से ब्याज दर 1% से ब्याज देने का प्रावधान किया गया है। अगला है कि रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया का नया कीर्तिमान। देश भर में वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस बार इस क्षेत्र के विकास में लगभग जो है वो 16.8% का बढ़ोतरी हुई है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं देख सकते हैं कि इस साल रक्षा उत्पादन की कुल कीमत जो है, और जबकि पिछले वित्त वर्ष में कितना उत्पादन हुआ था, वही 23-24 में कुल रक्षा उत्पादन में 79.2%, निजी क्षेत्र में 20.8% उत्पादन किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो 16.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगला फैक्ट देख लेते हैं। ब्रिटेन की नई सरकार में भारतीय मूल की लिसा नंदी बनी संस्कृति मंत्री। तो ब्रिटेन के केयर स्टारमर के कैबिनेट में 25 मंत्रियों में रिकॉर्ड 11 महिलाएं, इनमें भारतीय मूल की लिसा नंदी को संस्कृति मंत्री बनाया गया है। पहली बैठक में ही लंबे समय से विवादित रही रवांडा योजना को सरकार ने रद्द कर दिया और नई सरकार में एंजेला रेनर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। यह ब्रिटेन के इतिहास में दूसरी बार है जब कोई महिला उप प्रधानमंत्री बनी है। चुने गए प्रमुख भारतवंशी और भारत ब्रिटेन के लिए फायदेमंद एफटीए करेंगे स्टारमर। तो अगला देख लेते हैं कि अब प्रारंभिक स्कूलों के विद्यार्थी उठाएंगे तिथि भोजन का आनंद। यानी सरकारी प्रारंभिक स्कूल के बच्चे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, पुडुचेरी और पंजाब की तरफ मध्याह्न भोजन के अंतिम 100 दिन में एक बार विशेष भोजन करेंगे। यह भोजन बच्चों को राज्य के स्थापना दिवस, राष्ट्रीय नायकों की जन्मतिथि, विद्यार्थी या शिक्षक की जन्मतिथि सहित अन्य महत्वपूर्ण तिथियों पर कराया जाएगा। अगला फैक्ट है कि दुर्गम क्षेत्र में स्वदेशी टैंक जोरावर बनेगा सेना की ताकत। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर दुर्गम इलाके में सेना की नई ताकत बनेगा। रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ प्रमुख वी कामत ने शनिवार को बताया कि ये टैंक 2027 में सभी परीक्षण पूरी होने के बाद भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगा। टैंक की विशेषता है कि 105 mm के कैलिबर गन से लैस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल छोड़ सकता है। जोरावर दुर्गम ऊंचाई वाले इलाके में देश की सरहद पर तैनात होने की क्षमता रखता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो दुर्गम क्षेत्रों में स्वदेशी टैंक जोरावर बनेगा सेना की ताकत। 2 साल में टैंक का प्रोटोटाइप तैयार होगा। और विनेश फोगाट ने स्पेन ग्राप्टिक में स्वर्ण पदक जीता। यानी पेरिस ओलंपिक जाने वाली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट 50 किलोग्राम शनिवार को स्पेन ग्राप्टी में स्वर्ण पदक जीता। वहीं सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियंस वीक का निधन। विंबलडन विजेता और टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल विक सेक्सास का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन थे। वहीं अगला है कि 70 वर्षों में सबसे कम मेघ वर्षे धरती ने भी संजोया कम पानी। भूजल घटने के कारण देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन और कम बारिश इसका बड़ा कारण है। सिंचाई के लिए भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल जो होता है वह बड़ा कारण है। यानी अत्यधिक इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। हल्की वर्षा वाले दिन में तेजी के साथ आई गिरावट भूजल
दोहन के स्तर में तेजी के साथ हुई बढ़ोतरी और मिट्टी में नमी कम होने से पानी की जरूरत बढ़ी। वहीं गांधीनगर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के शोध के अनुसार 70 वर्ष में मेघ के कम बरसने के साथ जल स्तर में भारी गिरावट आई है। शोध के अनुसार पूरे उत्तर भारत में जो है 1951 से लेकर के 2021 के बीच मानसून के दौरान बारिश में 8.5% कमी आई है। इस अवधि में इस क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में सर्दियों के मौसम में तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। उत्तर भारत में वर्ष 2002 से लेकर के 21 तक 450 घन किलोमीटर भूजल घट गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पुस्तक बापू इन बिहार का विमोचन। डाक विभाग यानी मुख्य डाक महाअध्यक्ष अनिल कुमार की लिखी पुस्तक बापू इन बिहार का विमोचन किया। कौन? बिहार के गवर्नर विश्वनाथ आलेकर। महाअध्यक्ष अनिल कुमार की लिखी पुस्तक बापू इन बिहार सत्य की खोज में गांधी की तीर्थ यात्रा का मंगलवार को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने विमोचन किया। ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बापू इन बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल कुमार है। बापू इन बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? अनिल कुमार है। चलिए आगे देख लेते हैं। पवन और सौर ऊर्जा में चीन आगे, भारत 8वें मुकाम पर। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट में अमेरिका दूसरे और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार चीन में 180 गीगावाट सौर ऊर्जा और 159 गीगावाट पवन ऊर्जा की योजनाएं निर्माणाधीन है और यह दुनिया के 64% हिस्से को निर्धारित करता है। सूची में भारत 8वें नंबर पर है, जहां 7.4 गीगावाट की योजनाएं बनी है। किस देश में कितना उत्पादन देख सकते हैं? अमेरिका 40.1%, ब्राजील, भारत 7.4%। भारतीय वायुसेना उपग्रह लॉन्च करेगी। भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष के स्टार्टअप पिक्सल स्पेस ने उपग्रह खरीद कर 2025 के मध्य तक प्रक्षेपित कर सकती है। इससे देश की सीमाओं और उससे परे भी निगरानी रखने की उसकी क्षमताएं मजबूत होगी। अगला है कृषि वित्तीय सेवा समेत 27 क्षेत्रों में रोजगार बढ़े। कृषि व्यापार और वित्तीय सेवा सहित 27 क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या जो है 2022-23 में सालाना आधार पर 3.31% से बढ़कर के 59.66 करोड़ हो गई है। सोमवार को प्रकाशित भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मॉस्को एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव। ध्यान में रखिएगा कि रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? तो डेनिस मांटुरोव है। और वही रूस के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन है। बिहार पुलिस देश में 5वें स्थान पर, यानी 12,70,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। बिहार पुलिस कुल फॉलोअर्स की संख्या में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। फेसबुक पर तीसरा और एक्स पर 7वां स्थान। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार पुलिस फेसबुक पर 6,65,000 फॉलोअर्स के साथ तीसरे नंबर पर और इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर केरल, जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटक पुलिस है। इसी तरह बिहार पुलिस एक्स और इंस्टाग्राम की रैंकिंग में क्रमशः 4,63,000 एवं 1,30,000 फॉलोअर्स के साथ 7वें स्थान पर है। अगला है कि मंगल जैसे वातावरण वाले सिमुलेशन से 1 वर्ष बाद निकले नासा के क्रू सदस्य कैली हेस्टन, एंका सेलारियो, रास ब्राकवेल और नाथन जोन्स ने अंतरिक्ष एजेंसी क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशंस एनालॉग प्रोजेक्ट के पहले दल के रूप में 25 जून 2023 को 3D प्रिंटेड इस स्थान में प्रवेश किया। थोड़ी सी जो है जल्दीबाजी में पढ़ने में जो है कहीं जो है मिस्टेक हो जाता है, जिसको आप लोग इग्नोर करने का काम करेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश ने की अपील, आसपास पौधारोपण कर वन महोत्सव में अपना योगदान करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में आम का पौधा लगाकर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आरंभ किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपने परिसर व आसपास के में पौधे कर इस अभियान में अपना योगदान देने की अपील की है। वन महोत्सव का आयोजन पर्यावरण विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया है। राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए 2012 से पौधारोपण शुरू किया गया है और इसके बाद 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कर इसे आगे बढ़ाया गया। वन महोत्सव के दौरान पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हर एक व्यक्ति को 5 पौधे जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला देख लेते हैं। लाइली ने पहली एआई सुंदरी का खिताब, सुंदरी का ताज जीता। लाइली ने पहली एआई सुंदरी का ताज जीता। यानी हिजाब पहनने वाली मोरक्को की केंजा लाइली से, जिन्होंने दुनिया की पहली मिस एआई मॉडल का खिताब अपने नाम किया। वह एआई जनित मॉडल है जिनकी सुंदरता देखकर नकली असली में फर्क करना मुश्किल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैनव्यू की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में 1500 एआई मॉडल ने हिस्सा लिया था। फ्रांस की लालिना दूसरे और पुर्तगाल की अल्विया ने तीसरा स्थान हासिल किया। केंजा 7 भाषाओं में अपने प्रशंसकों को रियल टाइम पर जवाब दे सकती है। 11 लाख रुपए का इनाम जीतने वाले केंज पर्यावरण के लिए काम करना चाहती है। भारत की जारा शताब्दी शीर्ष 10 में पहुंची थी। जारा को एक विज्ञापन एजेंसी के संस्थापक राहुल चौधरी ने बनाया था। बुमराह मंधाना बने जून के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। T20 विश्व कप में भारत के नायक रहे जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ने जून महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है। वहीं बिम्स्टेक का महत्व अतुलनीय, हम वैश्विक आबादी के 22% जैदी। नालंदा विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर के वे ऑफ बंगाल स्टडीज में बिम्स्टेक और खाड़ी भविष्य की दिशा पर मंगलवार को संगोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि विदेश मंत्रालय सचिव इस्ट राजदूत जयदीप मजूमदार ने कहा कि इस विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शांति अध्ययन से संबंधित स्कूल का शुभारंभ नालंदा को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र बनाएगा। अगला न्यूज देख लेते हैं कि गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को दी गई मंजूरी। गया के डोभी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट ने सोमवार को से अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। तो गया के डोभी में जो है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को दी गई मंजूरी। भारतीय टीम के कोच बने गौतम गंभीर और क्लस्टर में जो है 670 एकड़ में तैयार होगा। यह बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है और यहाँ आधारभूत संरचना तैयार करने पर 1344 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होंगे। इसलिए भारत के लिए जरूरी है रूस। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा, यानी तीसरी बार जो है रूस के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और पहली द्विपक्षीय यात्रा पर है। यहाँ देख सकते हैं कुछ प्रमुख फैक्ट है। और शीर्ष रक्षा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है रूस। भारत के 60 से 70% रक्षा उपकरण रूस और सोवियत मूल के हैं। और कूटनीति के मोर्चे पर मिलता रहा समर्थन भारत को, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ है अगला है, तेजी से बढ़ रहा है द्विपक्षीय व्यापार। यानी रूस वित्त वर्ष 2021-22 में 13 अरब डॉलर के साथ भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और भारत में रूस का कुल निवेश 14 अरब डॉलर है। इससे एसआरआईएल के लिए रोज नेफ्ट द्वारा 13 अरब डॉलर निवेश शामिल है। यह सौदा विदेश में रूस का सबसे बड़ा निवेश और भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
अतिथियों की बदौलत बढ़ी 14 देशों की घटती आबादी। दुनिया में कम से कम 14 देश ऐसे हैं जहां अगर वैध और अवैध अप्रवासी नहीं आए होते तो वहां की आबादी घट गई होती। इन देशों में इटली, जर्मनी, पुर्तगाल जैसे शामिल हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई, चेक गणराज्य, मोनाको, डोमिनिका जैसे देश में अगर बाहर से लोग नहीं आए होते तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई। गिरावट की वजह देख सकते हैं और अप्रवासियों के बदौलत कहाँ कितनी बढ़ी आबादी। यहाँ देख सकते हैं यूएई में जो है अप्रवासी, इटली में, जर्मनी में, चेक गणराज्य, अरुवा और डोमिनिका। भारत ऑस्ट्रिया के सदाबहार संबंधों का ठोस आधार है लोकतंत्र मोदी और सुविधा मेघ सूचक मौसम का सटीक पूर्वानुमान मिल सकेगा। यानी मौसम विभाग को जल्द ही लिडार तकनीक मिलने वाली है जिसके जरिए जो है वह अपने पूर्वानुमानों को सटीक बना पाएगा। रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ इसे विकसित किया है जिसे मेघ सूचक नाम दिया गया। मौसम के पूर्वानुमान के लिए अभी तक रडार और उपग्रह के आंकड़ों पर ही निर्भरता बनी हुई है। अब लिडार तकनीक के इस्तेमाल से मौसम का सही पूर्वानुमान करना आसान हो जाएगा। डीआरडीओ की देहरादून स्थित प्रयोगशाला इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसे विकसित किया है। लिडार तकनीक में लेजर जरिए बादलों एवं धूलकणों का आकलन किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेघ सूचक जो है वह किस तकनीक पर आधारित है, तो लिडार तकनीक पर आधारित है। अगला है कि लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। सहरसा की बेटी लक्ष्मी झा ने बुधवार को मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहरा करके देश का नाम रोशन किया। इसमें दो फैक्ट है, एक तो बिहार के दृष्टिकोण से और एक समसामयिक दृष्टिकोण से कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, वो किनाबालू है जिस पर लक्ष्मी झा ने झंडा फहराया। और लिंग परिवर्तन करा करके महिला आईआरएस बनी पुरुष। पहली बार केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस एक वरिष्ठ महिला अफसर को उनके आधिकारिक रिकॉर्डों में अपना नाम और लिंग बदलने की अनुमति दी है। दरअसल 35 वर्षीय महिला आईआरएस अफसर ने अपना लिंग परिवर्तन करा लिया है। अब उन्हें विभागीय दस्तावेज में अपना नाम बदल करके एम अनु कातिर सूर्या और लिंग स्त्री से पुरुष करने की अपील की थी। ध्यान में नाम रखिएगा, उनका नाम क्या था? अगला न्यूज देख लेते हैं। 2013 बैच की आईआरएस है अनसुईया। एक मिनट। 10 साल बाद फिर सिक्किम विधानसभा हुई विपक्ष विहीन। यानी सिक्किम विधानसभा 10 साल बाद फिर विपक्ष विहीन हो गया है। एकमात्र विपक्षी विधायक तेजिंग नुर्बू लामथा पुनः सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम में शामिल हो गए। और अगला न्यूज है पुस्तक अनकहे अल्फाज का लोकार्पण। कवित्री सुनीता रंजन की पुस्तक अनकहे अल्फाज का बुधवार को लोकार्पण किया गया। तो अनकहे अल्फाज किनकी पुस्तक है? तो सुनीता रंजन की पुस्तक है अनकहे अल्फाज। अनकहे अल्फाज जो है इनकी पुस्तक है, तो सुनीता रंजन की पुस्तक है। अगला न्यूज है कि भारत की बिम्स्टेक में नई ऊर्जा भरने की कोशिश। विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए बिम्स्टेक देशों के साथ संबंध नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और सागर नीति का ही हिस्सा है।
7 देशों के 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिम्स्टेक के सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड के विदेश मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा। तो बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 7 देश। कौन कौन है? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। गांगुली ने रेसिंग टीम खरीदी। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने इस वर्ष अगस्त और सितंबर के बीच होने वाले इंडियन रेसिंग फेस्टिवल 2024 में कोलकाता रॉयल टाइगर्स टीम खरीदी और सिंहेश्वर स्थान श्रावणी राजकीय मेला घोषित। सिंहेश्वर स्थान श्रावणी मेला अब राजकीय मेला के रूप में मनाया जाएगा। तो बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज है कि सिंहेश्वर स्थान जो मधेपुरा जिला में है, सिंहेश्वर स्थान श्रावणी जिला जो है अब राजकीय मेला के रूप में मनाया जाएगा। अगला है पवन ऊर्जा में चीन आगे, भारतीय हम लोग देख चुके हैं, इसको हम लोग स्किप करेंगे। इसको भी हम लोग देख चुके हैं आई थिंक, या नहीं देखे हैं तो एक बार देख लेते हैं कि डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंपी 7 रक्षा परियोजनाएं। बिहार के कांवरताल के आसपास अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एनजीटी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल हैं: वरिष्ठ वैज्ञानिक, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वरिष्ठ अधिकारी और वेटलैंड प्राधिकरण, विभागीय वन अधिकारी। आगे देख लेते हैं। राज्य के 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। बिहार के 31 जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों में 700 ये तो अलग चीज है, 748 पद नए सृजित किए गए हैं, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। निर्णय के अनुसार अररिया, औरंगाबाद, कटिहार, गोपालगंज, नालंदा, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, बक्सर, बेगूसराय, लखीसराय, सहरसा औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे और वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 9% बढ़ा और 4 शहरों में जो है मेट्रो सिटी का शुभारंभ किया जाएगा, जिसको मंजूरी दिया गया है। वो शहर कौन कौन से है देख लीजिए, मुजफ्फरपुर है, गया है, दरभंगा है और भागलपुर। शहरों में मेट्रो का संभाव्यता अध्ययन के लिए जो है वो 7.02 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है कैबिनेट की तरफ से। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में बिहार सरकार ने कितने जिले को जो है वो मेट्रो सिटी के रूप में मंजूरी दी है। तो मुजफ्फरपुर हो गया, गया हो गया, दरभंगा हो गया और भागलपुर हो गया। आगे देख लेते हैं कि नेपाल में प्रचंड सरकार गिरी और ओली होंगे नए प्रधानमंत्री। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को संसद में विश्वास मत प्राप्त करने में विफल रहे। इसके साथ ही नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी सीपीएन यूएमएल के नेता पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। तो अभी वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली है। शाहजा प्रो खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय। शाहजा यमलोपल्ली अमेरिकी आईटीएफ प्रो टेनिस खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी और नीति आयोग का पुनर्गठन शिवराज सदस्य बने। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको देख लीजिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। नीति आयोग के नए पदेन सदस्य बने हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी और सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री जो है जीतन राम मांझी है। पंचायती राज, पशुपालन और डेयरी राजीव रंजन सिंह, नागरिक उड्डयन मंत्री के आर नायडू और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान नीति आयोग में शामिल किया गया है। वहीं देख सकते हैं यहाँ आगे है कि प्रधानमंत्री के नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी गई है। सुमन के बेरी जो है वो उपाध्यक्ष है। तो आपको पता है होगा ही कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है।
वो अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं बीके सारस्वत, रमेश चंद्र, बीके पाल और अरविंद बिरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने रहे। संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगा, यानी आपातकाल लागू किए जाने का दिन 25 जून जो है हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो भी ध्यान में रखिएगा कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा, तो 25 जून को जो है अब हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। इसी कारण जो है वर्तमान सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। अगला है, पृथ्वी के आकार से 17 गुना बड़ा महासागर वाला ग्रह मिला। जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक ने एक एक्सप्लेनेट जो ग्रह किसी दूसरे तारे की परिक्रमा करते हुए LHS 1140 बी की खोज की है। इस ग्रह पर जीवन हो सकता है। फ्रांस के CNRS साइंटिफिक रिसर्च सेंटर ने वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के बारे में अध्ययन किया है। पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष दूर है। एक्सोप्लैनेट LHS 1140V पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, यानी 450 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। अध्ययन के अनुसार यह गोल्डी लॉक्स क्षेत्र स्थित वह हिस्सा जो न तो बहुत गर्म और न ही बहुत ठंडा, यानी न तो ज्यादा गर्म है न ही ठंडा है, यहाँ पानी भी हो सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पृथ्वी के आकार से 17 गुना बड़ा महासागर वाला ग्रह मिला है, जहां पर जो है पानी मिल सकता है। वैज्ञानिक ने ग्रह की पूरी पड़ताल की है। पृथ्वी का सारा पानी इसके द्रव्यमान का 0.02% ग्रह पर मौजूद समुद्र का व्यास जो है वह 4000 किलोमीटर है। ग्रह पर बर्फ की संभावना भी है और वेब टेलीस्कोप ने ग्रह के वायुमंडल का विश्लेषण किया है। आंकड़ों पर आधारित अनुमान बताते हैं कि LHS 1140b संरचना पृथ्वी जैसी है। तो ध्यान में रखिए कौन सा ग्रह है, LHS 1140b संरचना जो है पृथ्वी जैसी। ग्रह का घनत्व दर्शाता है कि इसमें वास्तव में बड़ी मात्रा में पानी है। पृथ्वी के महासागरों में मौजूद सारा पानी इसके द्रव्यमान का केवल 0.02% है। इसकी संरचना देख सकते हैं किस तरह का संरचना है। इसका नाम जो है आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट भी यह है। NH के हर 50 किलोमीटर पर कैमरे और रडार लगे वाहनों से होगी गश्ती, कटेगा ई चालान। राज्य में सबसे अधिक दुर्घटना वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH पर अत्याधुनिक वाहनों से गश्ती पेट्रोलिंग की जाएगी और प्रत्येक 50 किलोमीटर पर जो है कैमरे रडार से लेस वाहन गश्ती करेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला न्यूज है कि विंबलडन की नई क्वीन बनी क्रेजिकोवा, यानी विंबलडन की नई क्वीन बनी क्रेजिकोवा। अगला है कि इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान को हराकर जीता WCL ट्रॉफी। पहलवान अंतिम पंघाल व अमन को मिली वरीयता। अंतिम पंघाल महिला 53 किग्रा और बेहद प्रतिभाशाली अमन सहरावत पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा को पेरिस ओलंपिक में कुश्ती प्रतियोगिता के लिए उनके संबंधित भार वर्गों में चौथी और छठी वरीयता दी गई। कनाडा को हराकर के तीसरे स्थान पर रहा उरुग्वे, यानी उरुग्वे ने कनाडा को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा करके कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जलवायु परिवर्तन शैक्षिक परिणाम को कर रहा बाधित, यूनेस्को रिपोर्ट। यानी वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रिपोर्ट में यूनेस्को मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएटिंग क्लाइमेट कम्युनिकेशंस एंड एजुकेशन और कनाडा के एसकेचेवान
इसके चेवान विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। इसमें बताया गया है कि अधिकांश निम्न और मध्यम आय वाले देश में हर साल जलवायु से संबंधित घटनाओं के कारण स्कूल बंद हो रहे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में चरम मौसम की कम से कम 75% घटनाओं में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिसमें 50 लाख या उससे अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। और अगला न्यूज है कि मधुबनी की मेनका मलिक को साहित्य अकादमी अनुवाद। मेनका मलिक 40 वर्ष को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 12 जुलाई 2024 को भारतीय विद्या भवन बेंगलोर में आयोजित एक भव्य समारोह में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने प्रदान किया। यह पुरस्कार उन्हें नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए दिया गया है। ध्यान में रखिएगा कि मेनका मलिक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके लिए तो नेपाली उपन्यास नीलकंठ के लिए, नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए दिया गया है। नैनीताल बैंक के सर्वर में सेंधा लगा, 16 करोड़ रुपए से अधिक उड़ाए। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड्स। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। वही अगला है कि अनंतनाग में 34 वर्ष बाद फिर खुला उमा भगवती देवी मंदिर। यानी अनंतनाग के संगस में ऐतिहासिक मां भगवती देवी मंदिर 34 वर्ष बाद रविवार को भक्तों के लिए खुल गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंदिर के कपाट खोलने के बाद माता के दर्शन किए और इस अवसर पर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। वही अगला है कि इंदौर ने 9.5 घंटे में बनाया 11 लाख से अधिक पौधे रोपने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। यानी इंदौर ने रविवार को एक नया इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा शुरू किए गए महाअभियान एक पेड़ माह के नाम के तहत यहाँ की जनता व प्रतिनिधियों ने 12 घंटे में 11 लाख पौधे रोपने का संकल्प लिया था। इसे तय समय से पहले 9.5 घंटे में पूरा कर लिया। यानी इंदौर ने 9.5 घंटे में बनाया 11 लाख से अधिक पौधे रोपने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा। वही अगला है यामल को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार। भवतेग को जूनियर विश्व कप में रजत। भारत के निशानेबाज भवतेग सिंह गिल ने इटली में पोरपेटो में जूनियर विश्व कप के अंतिम दिन सोमवार को पुरुष स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। और मादक पदार्थ रोधी देश के पहले टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत करेंगे शाह। अमित शाह 18 जुलाई को मादक पदार्थ रोधी देश का पहला टोल फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1933 की शुरुआत करेंगे। इस हेल्पलाइन का नाम मानस होगा। मानस मतलब मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र होगा और इस पर फोन कर कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ से जुड़े अपराध और संबंधित मामले की सूचना दे सकेगा। और वह नई दिल्ली की नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। वह श्रीनगर से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। श्रीनगर में जो है वो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के जोनल कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। वही अगला है कि एसबीआई से लोन लेना हुआ महंगा, 10 आधार अंक तक बढ़ा ब्याज। अगला न्यूज देख लेते हैं। प्रकाश और विष्णु बने नेपाल के उप प्रधानमंत्री। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और उप प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रकाश और विष्णु। यानी केपी शर्मा ओली ने सोमवार को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये भी ध्यान में रखिएगा कि केपी शर्मा जो है कई बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं ओली। और राष्ट्रपति ने 2 उप प्रधानमंत्री यानी प्रकाश मान सिंह को उप प्रधानमंत्री और विष्णु पौडेल को भी शपथ दिलाया। यानी प्रकाश और विष्णु जो है नेपाल के उप प्रधानमंत्री बने हैं।
आप सभी को जो है मैसेज बॉक्स में ये बताना है कि नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है।